तो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, जहां हिंदुओं पर हमले अभी रुक नहीं रहे हैं। बांग्लादेश में हफ्ते के भीतर, एक हफ्ते के भीतर एक और हिंदू की हत्या से अब खलबली मची हुई है। और ये ताजा मामला जो सामने आया है, ये बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले के हुसैन डांगा गांव का है। यहां जिस शख्स को आप देख रहे हैं बाइक पर, इसका नाम है अमृत मंडल उर्फ सम्राट। इस शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और यह हफ्ते भर में यानी 7 दिन के भीतर यह दूसरी वारदात है जब बांग्लादेश में किसी हिंदू को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया हो, निर्मम हत्या कर दी गई हो, मॉब लिंचिंग की तरह। इससे पहले 18 दिसंबर याद होगा आपको, ढाका के पास एक हिंदू युवक जिसका नाम दीपू चंद्र दास है, भीड़ तंत्र आता है, पीटता है, हत्या कर देता है और फिर नग्न अवस्था में शव को जला दिया जाता है बीच चौराहे पर। पेड़ पर लटका कर जला दिया गया था। अब दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ आक्रोश अभी नहीं थमा था, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने अमृत मंडल की हत्या को हेट क्राइम बताने से इनकार कर दिया। समझिए बांग्लादेश की पुलिस क्या कह रही है, यह हेट क्राइम नहीं है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दीपू दास को जिंदा जलाया गया और उस वक्त कितनी भीड़ थी, और वहां पर अधिकारी क्या कह रहे थे कि आप चले जाइए, कोई आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये दीपू दास के साथ हुआ, जहां उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई और उसके बाद हत्या करने के बाद जला दिया गया। और दूसरी तस्वीर यहां पर सामने आती है अमृत मंडल, और यहां पर इस शख्स को पीट पीट कर मार डाला जाता है, वसूली का आरोप यहां पर लगाया जाता है। और पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है कि ये अपराध नहीं, ये गलत तरीके से हत्या नहीं की गई है, ये तो दूसरा मामला है। पुलिस ये कहती है कि ये हेट क्राइम नहीं है। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र है या अब बस भीड़ तंत्र का ही कब्जा हो गया है? यह सवाल यहां पर उठ रहा है क्योंकि बांग्लादेश पुलिस इसे वसूली के आरोप में हत्या की बात कह रही है। देश बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हुई हत्या की वारदात से भारी आक्रोश में है। बांग्लादेश से एक और हिंदू की पीट पीट कर हत्या की खबर सामने आई है। इस बार भीड़ का शिकार बना है अमृत मंडल नाम का शख्स। पश्चिमी बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले के हुसैन डांगा गांव में अमृत मंडल उर्फ सम्राट की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। यह हफ्ते भर के भीतर दूसरी वारदात है जब बांग्लादेश में किसी हिंदू की पीट पीट कर हत्या हुई है। इससे पहले 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या कर दी थी। बाद में उसे पेड़ पर लटकाकर जला दिया गया। दीपू की हत्या के खिलाफ देश के कई हिस्सों में आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अमृत मंडल की हत्या को लेकर कुछ और कहानी सामने आ रही है। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक अमृत मंडल उर्फ सम्राट के खिलाफ रंगदारी वसूलने और डराने धमकाने के कई मामले दर्ज हैं। बुधवार रात को रंगदारी का पैसा वसूलने अमृत मंडल पहुंचा था। जिससे वसूली करने वो पहुंचा था, उस घर के लोग लुटेरा लुटेरा चिल्लाए तो आसपास के लोगों ने सम्राट को पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला। सम्राट के साथी सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से एक पिस्तौल और एक 1 शूटर बंदूक जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि युवक सम्राट बाहिनी का मुखिया था। ये बांग्लादेश की पुलिस का बयान है। जब एक हफ्ते पहले दीपू दास की मॉब लिंचिंग हुई तो पुलिस ने ऐसा ही ईश निंदा का केस बताकर इसे हेट क्राइम बताने से इनकार कर दिया था। तो क्या अमृत मंडल के साथ भी ऐसा ही हुआ? अमृत मंडल की हत्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते नफरत की वजह से हुई है, या पुलिस जैसा बता रही है सिर्फ वही एक वजह है? आशुतोष मिश्रा, ढाका, आज तक। तो 7 दिन पहले दीपू चंद्र दास की हत्या होती है और 7 दिन बाद क्या होता है कि पूरे देश में चर्चा हो रही है, बांग्लादेश में सवाल उठ रहा है। तो यहां पर हम आपको बताते हैं, राजबाड़ी में हिंदू की एक मॉब लिंचिंग होती है। ये वो शख्स है, क्या होता है, हिंदू युवक अमृत मंडल की हत्या की जाती है। लेकिन यहां पर पुलिस क्या कह रही है कि आपराधिक गतिविधियों में यह शख्स आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। इसके अलावा आप सोचिए क्या होता है, यहां पर भीड़ ने पीट पीट कर अमृत मंडल को मार डाला। लेकिन पुलिस कह रही है कि गिरोह बनाकर वसूली करता था यह शख्स, और वहां पर यह मामला आगे बढ़ा। अब वसूली के आरोप में भीड़ ने पीटा और पीटते पीटते मार डाला, मतलब पीटते पीटते मार डाला, यह हुआ वहां पर। और पुलिस कह रही है कि अमृत मंडल पर कई आपराधिक मामले दर्ज है।
राजबाड़ी के होसान डांगा में यह हत्या हुई। जहां भीड़ आती है, अमृत मंडल को मार दिया जाता है और पुलिस कहती है कि हथियार के साथ अमृत का साथी गिरफ्तार हुआ है। अब यहां पर इस बात को आप समझिए, ये जो 250 किलोमीटर ये हम आपको बता रहे हैं, 7 दिन 2 हिंदुओं की हत्या यहां पर होती है। 18 तारीख को जिला मेमन सिंह ईस्ट निंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास की हत्या हो जाती है। 7 दिन बाद क्या होता है, 25 दिसंबर को जिला राजबाड़ी में अमृत मंडल को पीट पीट कर मार दिया जाता है। और यहां पर 250 किलोमीटर का फर्क है, इस जगह से जहां पर दीपू को मारा गया और दूसरी जगह से जहां अमृत मंडल को मारा गया। अब यहां पर ईस्ट निंदा का आरोप लगता है और यहां पर पुलिस का आरोप कि वसूली का यह मामला था। लेकिन 7 दिन 2 हिंदुओं की हत्या, 250 किलोमीटर का अंतर, और यह बता रहा है कि बांग्लादेश में इस वक्त भीड़ तंत्र का राज है। और पुलिस क्या करती है, पुलिस जिम्मेदारी में अपना पल्ला छुड़ाती है। यह वहां इस वक्त हो रहा है। अनुपम मिश्र इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुपम, 7 दिन में दूसरा मामला सामने आता है जहां पर एक हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और पुलिस इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। हो क्या रहा है बांग्लादेश में? ये देखिए, बांग्लादेश में एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी ऐसी हत्या है जहां हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। पहली हत्या दीपू चंद्र दास की हुई, काफी बर्बर तरीके से उसकी हत्या की गई। ईश निंदा के झूठे आरोपों के बाद उसे पीटा गया, फिर जिंदा जलाया गया और उसमें एक तरह से साबित होता है कि वो हेट क्राइम था। लेकिन ये वाला जो दूसरा मामला है, यहाँ पर बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि ये रंगदारी और हत्या के मामले में अपराध में लिप्त था, काफी दिनों से अपराध में लिप्त था। कुछ साल भारत में रहा, जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, इसके बाद कुछ दिन पहले ही वो बांग्लादेश पहुंचा था रंगदारी इलाके में, रंगदारी के सिलसिले में। और रंगदारी के सिलसिले में जब वो पहुंचा तभी उसी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल यही है कि पुलिस और प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था। दोनों ही मामलों में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। एक युवक को, 2 युवक को पीट कर मारा जाता है, लेकिन पुलिस वहां पर नहीं थी। तो ये साफ दर्शाता है कि जो शेख हसीना के तख्ता पलट होने के बाद जो पुलिस की व्यवस्था है बांग्लादेश में, वो काफी लचर हो गई है। बिल्कुल, ये सवाल तो अनुपम उठना चाहिए ना कि ठीक है, वसूली का भी मामला था, लेकिन क्या इस बात का हक भीड़ को दिया है कि किसी की भी जान ले ली जाएगी? ये सवाल है यहां पर। और देखिए, सिर्फ भारतीय नहीं, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी इस मुद्दे को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। क्या कहा है ये बता रहे हैं आपको। देखिए, शेख हसीना कहती है बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहा है। ये एक बयान जारी किया है कि वर्तमान शासन में बेरहमी से अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं। वहां पर अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू है। दूसरे धर्म में दखल दे रही है सरकार, यह भी शेख हसीना की तरफ से कहा गया। काले दौर को लंबे समय तक नहीं सहेगी बांग्लादेश की जनता। शेख हसीना जो बहुत लंबे वक्त तक बांग्लादेश पर राज करती रही, उनकी तरफ से कहा गया कि गैर मुस्लिमों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहा है और वर्तमान शासन में बेरहमी से अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है और दूसरों के धर्म में सरकार दखल दे रही है। 78 वर्षीय शेख हसीना ने आरोप लगाया कि यूनिस सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मारा जा रहा है। लेकिन सवाल क्या उठ रहे हैं, यूनिस सरकार को इन सवालों का जवाब देना होगा कि बांग्लादेश में भीड़ तंत्र का कानून का राज इस वक्त है क्या? सिर्फ भीड़ तंत्र चलता है? पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था लाचार क्यों हो गई है? यह मोहम्मद यूनुस को जवाब देना चाहिए, उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं। आपराधिक आरोप अगर मान लिया, चलिए ये अमृत मंडल की बात की जा रही है, तो क्या पीट पीट कर उसको मार दिया जाएगा? दीपू हो या अमृत, भीड़ आखिर फैसला कैसे कर सकती है कि कौन जिएगा कौन मरेगा? कौन? हिंदुओं की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? इसका जवाब यूनुस सरकार अभी तक नहीं दे पा रही और यह सवाल उठाया जा रहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर होती किसकी है बांग्लादेश में? क्योंकि वो तो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि भीड़ आती है, मार के चली जाती है। लेकिन मोहम्मद यूनुस इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे। और देखिए, आज तक के संवाददाता आशुतोष मिश्रा बांग्लादेश में है। पल पल का घटनाक्रम वहां तक क्या हो रहा है वहां पर, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तारिक रहमान से बांग्लादेश को कितनी उम्मीदें हैं, बांग्लादेश में आने वाले दिन कैसे होंगे, आशुतोष मिश्रा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंसा, तनाव और राजनीतिक अस्थिरता के बीच तारिक रहमान की वतन वापसी हुई है। 17 सालों बाद उन्होंने अपनी वतन की जमीन पर कदम रखा। बीती रात अपनी मां से मिले और अगले 24 घंटों में वो बांग्लादेश के वोटर बन जाएंगे और उसी के बाद बोगरा सीट से उनका नामांकन होगा। कई सारी चुनौतियां तारिक रहमान का इंतजार कर रही हैं। आज इन सड़कों पर एक बार फिर शांति दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में बीते 24 घंटों में हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बीच अब लोगों की उम्मीदें बीएनपी पर है। वो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा राजनीतिक दल वही है। आवामी जीत पर प्रतिबंध है, तो आखिर चुनाव लड़ने का जो सबसे बड़ा रास्ता है वो सिर्फ बड़ा स्टेक होल्डर के तौर पर बीएनपी
और तारिक रहमान है। लाखों की भीड़ ने उन्हें यह संकेत दे दिया है कि बांग्लादेश को एक बार फिर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहिए और इसीलिए इस समय तारिक रहमान सबसे बड़ा चेहरा है। इन राजनीतिक अस्थिरताओं के बीच जब तारिक रहमान अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे तब ये देखना होगा कि उनके मुद्दे क्या होंगे, उन मुद्दों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कितनी होगी, घर के मसले कैसे सुलझाएंगे और उसके साथ अपने पड़ोसी देश यानी भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर के आखिर उनकी नीति नियति विषय क्या है। फिलहाल बांग्लादेश ग्राउंड जीरो से इस अपनी आखिरी रिपोर्ट को लेकर के मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।